चलिए आज हम लोग कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, ठीक है, जो थर्मोडायनामिक्स में इम्पोर्टेंट होता है। स्क्रीन दिख रहा सबको? आइसोलेटेड सिस्टम ना, ठीक है, बता दो। देखिए, मान लीजिए आपके पास थर्मस है, आपका घर का जो थर्मस है, थर्मस फ्लास्क। अभी इस फ्लास्क का खूबी क्या होता है, तो इसमें अगर गर्म पानी डाले तो ये गर्म ही रहेगा, ठंडा पानी डाले तो ठंडा ही रहेगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है, तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने पानी डाला है तो पानी उतना का उतना ही रहता है। ठीक, पहला कंडीशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मास इज कांस्टेंट। ठीक है, मास इसका कांस्टेंट है या तो फिक्स्ड है, ठीक है, जो कि बदल नहीं रहा। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो खुद को आइसोलेट कर ले। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कहा जाता है कि भाई कोरोना हो जाए तो खुद को आइसोलेट कर लीजिए सबसे पहले अगर जिंदा रहना है तो आइसोलेटेड सिस्टम का भी एक फंडा यही है कि वो खुद को आइसोलेट करके रखता है, मतलब किसी के साथ घुलता मिलता नहीं। तो अगर किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है तो इसके अंदर में जो भी हमने यहाँ पे चीज़ों को रखा है वो अगर गर्म है तो उसका एनर्जी जो है वो यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। तो एक मतलब इस फ्लास्क के बाहर एनर्जी नहीं आना चाहिए, मतलब इससे बाहर की टेम्परेचर से या यूँ कहे तो बाहर जो एयर है उससे घुलना मिलना नहीं चाहिए। ठीक, तो हम ये भी कहते हैं इस सिस्टम के लिए कि जो एनर्जी है वो हमारा कांस्टेंट होता है, या यूँ कहे तो एनर्जी हमारा फिक्स्ड होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में दोनों चीज जब फिक्स होते हैं तो वैसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल थर्मस फ्लास्क ही कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो हम बेसिकली अपने घरों में रखते हैं या इसे आसानी से हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो परफेक्टली आइसोलेटेड हो। परफेक्टली कहने का मतलब है कि अगर उसमें मैंने 100 डिग्री पे पानी रखा है तो वो 100 डिग्री मुझे सालों साल के बाद भी मिलना चाहिए। अगर 1 साल के बाद इसका ढक्कन खोला जाए तो भी वो 100 डिग्री पे ही होना चाहिए। अगर 10 साल के बाद खोला जाए तो भी 100 डिग्री पे होना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि बनाने वाले लोग इंसान ही हैं, मशीन ही है, और हर किसी से कुछ ना कुछ एरर या गलती होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या सीमा, क्लियर हो गया अभी, और कुछ डाउट है इसमें? ठीक, देखिए नेक्स्ट हमारा हेडिंग है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपने कुछ कुछ पढ़ा है पहले 11th में, आप कुछ पढ़े होंगे, ठीक है, होता भूल भी गए होंगे, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। ये प्रोसेसेस हैं, मतलब किन किन चीज़ों से थर्मोडायनामिक्स गुजरता है या क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, उसके बाद है आइसोबैरिक प्रोसेस, तीसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस, पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस, और छठा है रिवर्सिबल प्रोसेस, और सातवां है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इतने सारे प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये सभी प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इनको हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो एक चीज़ और, मैं इन प्रोसेसेस को समझाने से पहले कुछ एक ड्राइंग आपको समझा देता हूँ। हो सकता है मैंने पहले बताया हो क्लास में। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, हो सकता है मैंने शायद बताया हो पहले, लेकिन इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से बता रहा हूँ। ये आपके गाड़ियों के इंजन में होता है। ठीक, थोड़ा ड्राइंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे। गाड़ी का इंजन आप इसको कह सकते हैं, या यूँ कहे तो ये गाड़ी का इंजन ही होता है। ठीक है, गाड़ियों के इंजन, सबने कैस्ट्रॉल का ऐड देखा होगा, तो कैस्ट्रॉल के ऐड में, कैस्ट्रॉल के एडवर्टीजमेंट में आपको एक इंजन दिखता है जो ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है, ये उसी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये उसका ही स्ट्रक्चर है और उसका बाहर का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं पिस्टन रॉड। इसको पिस्टन रॉड कहा जाता है। उसके बाद ये जो बाहर वाला है, इसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है ये साइंस में बहुत इम्पॉर्टेंट ड्राइंग होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब है कि साइंस में जितना भी एनर्जी से रिलेटेड पढ़ाई है या एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे आप प्रैक्टिकल कर लो या तो थ्योरेटिकल कर लो, हर जगह ये ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है। इसी ड्राइंग को यूज़ करके ही एनर्जी को स्टडी किया जाता है या तो वर्क को स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग नोटेशंस यूज करेंगे। जैसे एक चीज और देखो, इसी चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वो जो साइकिल में हवा भरने का पंप होता है ना, मेरे ख्याल से आप सबने देखा है। तो पंप का स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं कि वैसा ही कुछ है। पंप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक पतला सा, इतना पतला सा एक पाइप होता है, लंबा सा, ठीक, सिलेंड्रिकल पाइप कह लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे एक कैप होता है और इसके अंदर से एक रॉड निकला हुआ होता है इस तरीके का। ठीक है, जब इस रॉड, ये रॉड जो अंदर में है, इस रॉड के अंदर में एक यहाँ पे रबर होता है। ठीक है, इस तरीके का एक रबर होता है और यहाँ पे एक हैंडल होता है जो हम लोग पकड़ के इसको उठाते हैं या तो पकड़ के इसको नीचे करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट है। साइकिल एयर पंप। ठीक है, अब इसके बाहर में एक पाइप हो गया, जिस पाइप को साइकिल में जोड़ते हैं। ठीक, अब देखो ये दोनों बना एक लगभग एक जैसे हैं। अब एक जैसे कैसे हैं, तो इस पाइप को अगर मैं नीचे ऊपर से, यहाँ से अगर हाथ से हम लोग प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से क्या होगा, ये जो रबर है, ये रबर जाएगा नीचे की ओर, इस तरीके से जाता है। और तब जाके यहाँ पे अंदर में जो भी गैसेज हैं, जो भी गैस है, एयर हो या कोई और कोई गैस हो, तो वो गैस हमारे साइकिल में भरा जाता है। ठीक है,
तब आप देखो यहाँ पे मैं नोटेशंस कुछ यूज करूंगा, उस चीज को आप ध्यान से देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, इसको रटना नहीं है, जैसा आप जितनी अच्छी से आप समझ जाओगे उतना अच्छा है। अब सपोज कीजिए कि ये पूरी तरीके से यहाँ पे, ये पूरी तरीके से जो हैंडल है, ये हैंडल ऊपर की ओर है, ठीक है। तो जब हैंडल एकदम ऊपर होगा तो उस वक्त क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ से लेकर के ये नीचे तक का वॉल्यूम होगा, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ V1, ठीक। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, ठीक है। आप अपने साइकिल में हवा भरने जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, वहां पे ऊपर में हाथ से दबाव लगा रहे हो इस हैंडल के ऊपर। तो आपका हैंडल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हैंडल नीचे की ओर आएगा और और आने के बाद आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ आ गया। अब यहाँ से देखो, ड्राइंग को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि आपने प्रैक्टिकली किया है, साइकिल में हवा सबने भरा होगा कभी ना कभी, और बहुत लोग तो अभी भी भरते होंगे, ठीक है। तो ये जो रबर है, ये रबर आपका कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ रबर ठीक। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया है, एक सेकंड, इसको हल्का ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए रबर यहाँ पे आके यहाँ पे हमने रोक दिया, ठीक है। ये रबर का दूसरा पोजीशन है और ये रबर का फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड, ठीक। अब देखो, पहले हमारे पास था वॉल्यूम V1, अब क्या होगा, हमने क्या किया, जो एयर था, एयर को हमने दबा दिया और दबाने के बाद हमको क्या मिल गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम V2, ठीक है। देखो, ये सिंपल सा एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है। पिस्टन सिलेंडर तो हम देख नहीं सकते क्योंकि ये गाड़ियों के इंजन में लगा होता है, तो नॉर्मली इसे हम अपने घर पे तो नहीं देख सकते, लेकिन एटलीस्ट ये साइकिल का एयर पंप तो हम देख ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिल गया। अब आप देखो, जब आप क्या करते हैं, साइकिल में हवा भर लेते हैं, एक बार आपने हैंडल को नीचे कर लिया तो फिर आप क्या करोगे, हैंडल को ऊपर खींचोगे, ठीक है। तो हैंडल को नीचे करने के वक्त जो ताकत लगता है, उतना ताकत आपको हैंडल ऊपर करने वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप अगर उस एयर पंप को उल्टा कर देंगे तो वो हैंडल अपने आप गिर जाएगा, ठीक। तो गिरने का रीजन क्या है, तो अंदर का जो गैस है, वो गैस क्या करता है, उस हैंडल को ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है। तो हैंडल जब ऊपर आता है तो हैंडल पे कोई भी प्रेशर नहीं लगता, ठीक। लेकिन जब हैंडल नीचे की ओर जाएगा तो हमें हैंडल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हैंडल ऊपर है तो उस टाइम पे प्रेशर है हमारा P, वॉल्यूम है हमारा V, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो जाएंगे N, ठीक। जब हमने प्रेशर लगा दिया तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा गैस। तो उस कंडीशन को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा चल आया, तो फिर से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गैस का प्रेशर रहेगा P,
कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमको दिखेगा जिसे V2 मार्क किया गया है, और हमें नंबर ऑफ मोल्स दिखेगा। तो पहला कंडीशन, जब हैंडल हमारा एकदम ऊपर, जब हमने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया, तो उस वक्त हमारे पास कुछ ना कुछ तो एयर का प्रेशर होगा, उसे हम कहेंगे P1, वॉल्यूम होगा V1, और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N1। जब हम प्रेशर लगा देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो हमारा हैंडल आएगा नीचे, तो उसके वजह से हमको नया प्रेशर मिलेगा P2, वॉल्यूम मिलेगा V2, और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N2। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसी कंडीशन को हम उठा के रखेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। अभी एक बात बताइए, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ड्राइंग यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं? इस ड्राइंग में कुछ डाउट है तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है थर्मोडायनामिक्स के लिए। बाकी लोग को क्लियर है ड्राइंग? रवि, सीमा, बबीता, और कौन है? संदीप है, प्रशांत। ठीक है, देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल है, इसी चीज को उठा के हम लेके आएंगे इस पिस्टन सिलेंडर पे। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ठीक, हम यहाँ प्रेशर लगाएंगे तो हमारा जो पिस्टन रॉड है वो नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशन है वो हो जाएगा P1, V1 और N1। ठीक, अब इस जगह पे हम एक नया चीज ऐड कर सकते हैं, वो है टेम्परेचर। देखो मैंने टेम्परेचर इस साइकिल एयर पंप में ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ठीक है, क्यों ऐड किया है? तो साइकिल का जो साइकिल एयर पंप जो है, इसमें हम टेम्परेचर नहीं बदलते, क्योंकि हम एयर के टेम्परेचर में हवा भर रहे हैं। ठीक है, तो ना ही हैंडल नीचे जाने वक्त हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और ना ही हैंडल ऊपर आने वक्त हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, हवा में टेम्परेचर हमेशा बराबर रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टी ऐड नहीं किया। अब ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा, ठीक है, इस तरीके से हमने पिस्टन बना लिया है। तो यहाँ पे हमको पहले हमारा क्या था, ये एक सेकंड में इधर वॉल्यूम बना देता हूँ। ये हमारा V1 है, और जब ये डाउन आ जाएगा तो ये हमारा V2 हो जाएगा। एयर पंप में हीट जनरेट होता है, लेकिन वो हीट बहुत कम होता है। ठीक है, मुश्किल से 1, 2 टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर का हीट होता है, वो भी एक टेम्परेचर बहुत होता है। ठीक है, हीट जनरेट करने के लिए आप जो रबर, देखो यहाँ पे एयर पंप में, ये जो एयर पंप है साइकिल वाला जो हम लोग हाथ से यूज करते हैं, उसमें यहाँ जो मैंने रबर लिखा है ना, उस रबर के फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। ठीक है, ये रबर जब अंदर से स्टील के ऊपर रगड़ाता है ना, तो ही हीट जनरेट होगा, और उसके वजह से आपका साइकिल का जो, साइकिल बोलते हैं, वो जो पंप का बाहर का स्टील का पाइप है वो गर्म हो जाता है। लेकिन गाड़ी में ऐसा संभव है क्या? गाड़ी के इंजन में ऐसा है? आप गाड़ी चला के आओ और उसके बाद आप इंजन पे हाथ रख सकेंगे क्या? कभी नहीं रख पाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। ठीक, इसीलिए मैंने वहां पे टेम्परेचर नहीं लिखा है। उस जगह पे हम टेम्परेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सेकंड वाला का जो कंडीशन है वो हो जाएगा P2, V2, N2 और T2। ठीक है, ये देखो, ये जो ड्राइंग है ना, ये आपने 11th में भी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा, क्योंकि जितना भी लॉज दिया गया है, गैस लॉज, जैसे बॉयल्स लॉज हैं, चार्ल्स लॉज हैं, वोगाड्रोज लॉ है, वो सब इसी चीज के ऊपर पढ़ के दिया गया है। ठीक, इसी अरेंजमेंट के ऊपर दिया जाता है।
तो 11th में आपने बखूबी पढ़ा होगा इसको। चलो ये मैं शेयर कर दूंगा, ये आप नोट्स में बनाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा प्रोसेसेस को देख लेते हैं, सभी प्रोसेस को देखते हैं आगे। सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो आइसोथर्मल को, इस ये जो टर्म है इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि आइसो वर्ड जो है हर किसी में आएगा। तो आइसो जो वर्ड है इसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जहां जहां आपको आइसो दिखेगा, जो जो प्रोसेस में आइसो लिखा हुआ मिलेगा, हम वहां पे हर जगह एक ही चीज समझेंगे कि इसका मतलब कांस्टेंट है या तो इसका मतलब फिक्स्ड है। ठीक है, चाहे तो कांस्टेंट चाहे तो फिक्स्ड। थर्मल, थर्मल मैंने आपको पहले भी बताया है, थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसको कह सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? A process in which the temperature of the system remains constant throughout is called as isothermal process। तो अभी जो मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया था, अगर उस सिस्टम में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसे टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, टी जो है, टी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, टी कांस्टेंट है। तो अभी क्या आया, हाँ, हीट का मतलब एनर्जी ही है, ठीक है। टी अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, डेल्टा टी हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। इसका मतलब है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। हम कह सकते हैं इसको फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए इसी में देखते हैं आगे, ये इसका डेफिनेशन है और इसका टर्म्स है। तो डज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी मान लीजिए कोई एक प्रोसेस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस के द्वारा चल रहा है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के द्वारा चल रहा है, तो क्या ये टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा या घटेगा, ठीक। जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का दिमाग में हमारा क्या जाता है कि टेम्परेचर बढ़ना ही नहीं चाहिए और ना ही टेम्परेचर घटना चाहिए, ठीक। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को 20 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री पे हीट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर डिक्रीज भी करता है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, तो डेल्टा टी जो है ये 0 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस के लिए, ठीक। तो डेल्टा टी का मतलब क्या है, तो फाइनल टेम्परेचर और हम जब इनिशियल टेम्परेचर दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा भी इस प्रोसेस में और टेम्परेचर घटेगा भी, लेकिन जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो हमारा 0 होगा, ठीक है। डज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो यस। डज टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो इसमें भी वेस्ट, लेकिन उसमें क्या होगा, बट देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द
रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था और जो लास्ट में फाइनल टेम्परेचर हमको मिलेगा, दोनों टेम्परेचर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमको 0 मिलना चाहिए। डेल्टा टी बराबर 0। ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो गया, T2 माइनस T1। अब देखिए डेल्टा टी को हम रिलेट करेंगे एनर्जी के साथ। अभी कैसे रिलेट करेंगे उस चीज को आप ढंग से देखिए। जैसे देखो, मान लो यहाँ पे एक हमारे पास हमने कंटेनर ले लिया और यहाँ हम क्या करेंगे, पानी भर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पानी है H2O। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं। कैसे हीट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी पे हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी की खासियत क्या है कि टी ना बढ़ना चाहिए, सॉरी बढ़ेगा और घटेगा जरूर, लेकिन फाइनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पानी का जो गैसेस है, बुलबुला है, वो तो उठेगा ही। ठीक है, वो उठ के ऊपर भले जाएगा इस तरीके से, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बराबर कांस्टेंट रह रहा है। तो बराबर कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब है कि जो पानी है उसका अंदरूनी एनर्जी, जिसे हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी, वो चेंज नहीं होता। इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक, इंटरनल एनर्जी जो है वो यू से डिनोट होता है। तो डेल्टा यू यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर टी कांस्टेंट है तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा यू बराबर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, ये सभी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या 0 रहता है, उन सब चीजों को बताइए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 और डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके नोट्स में आना चाहिए। इन isothermal process, the entities that are 0 is। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोर्ड को एक बार देख लो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें सभी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर प्रोसेस से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको ढंग से देखेंगे, ढंग से समझेंगे। बोर्ड को देखिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। जहां जहां मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। कोई देख लीजिए बोर्ड, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
कुछ डाउट नहीं है तो नो लिखिए, ताकि फिर मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे चलूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अभी देखो आइसोबैरिक प्रोसेस सेम चीज है। आइसो का मतलब कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे बेरिक में से हम उठाएंगे बार। ठीक है, ये जो बेरिक है यहाँ से हम बार उठाएंगे। बार किसके लिए डिनोट किया जाता है? प्रेशर के लिए। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता हो उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अभी देखो एक चीज और, यहाँ पे एक चीज छूट गया पिछले टॉपिक में। छूट ये गया कि वापस से हम रिकॉल करते हैं। देखिए बॉयल्स लॉ, हम सब ने पढ़ा है बॉयल्स लॉ 11th में। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बॉयल्स लॉ इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, बॉयल्स लॉ इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसे आप उस चीज पे लिखोगे। ठीक है, मैंने इमेज सेव कर दिया है, तो आप इमेज देख के भी अपना कुछ नोट्स बनाओगे, और मैं आपको आज कुछ नोट्स दे दूंगा। ठीक है, जो जो अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ाया है उसका नोट्स दे दूंगा, वो आप लिख लेंगे। ठीक है, व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सेम क्वेश्चन अराइज करेगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो डज प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। डज प्रेशर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? तो बिल्कुल घटेगा। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है, लेकिन उसका जो चेंज ऑफ प्रेशर होगा वो होना चाहिए जीरो। चेंज ऑफ प्रेशर मतलब डेल्टा पी जो है वो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। स्टार्टिंग और रिएक्शन खत्म होने के दरमियान कोई भी प्रेशर में बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लैब्स में होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे प्रैक्टिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पी जो है वो हमेशा जीरो रहेगा। अरे
ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट इन लेबोरेटरी आर एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर कितना होता है, तो 1 atm का प्रेशर होता है। यहाँ पे हमको डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।